हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम लीगल करंट अफेयर्स के रिगार्ड में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि टारगेट फॉर आईक्यू लीगल करंट अफेयर्स को लेके एक पेड ग्रुप स्टार्ट करने जा रहा है और इस पेड ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स पे आपको जितने भी वीकली इम्पोर्टेंट केस लॉज होंगे उसके बारे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ये इसका डेमो है जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वीकली बेसिस पे आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट केस होंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे कोर्ट रोज़ कोई ना कोई तो जजमेंट देता रहता है, बट उसमें हमारे लिए क्या रेलिवेंट है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप जिस भी स्टेट पे फोकस करेंगे उसके लिए शायद रेलिवेंट ना हो। तो मोस्टली हम जो है यहाँ पे सिविल केसेस हुआ या क्रिमिनल केस हुआ या अदर सब्जेक्ट जैसे आर्बिट्रेशन की बात कर लेते हैं, उस बिहार जुडिशरी का जो मेंस है उसमें भी वो पेपर है, और इवन मेंस प्री की भी अगर हम बात करें तो बिहार रिसेंट केस लॉज के बारे में पूछता है। उत्तराखंड जुडिशरी जो है वो भी रिसेंट केस लॉज के बारे में बहुत ज़्यादा प्री में क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो यहाँ पे सैटरडे संडे के बेसिस पे हम जितने भी वीकली लीगल केस लॉज आए हैं उनको यहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है उस वीक में कोई बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे केस लॉज ना आए हों जो आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, तो वहाँ पे हम सिर्फ एक दिन रख लेंगे संडे, सो दैट आपको जितने भी 6-7 केस आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे वो आपको उसका मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेली बेसिस पे आपको एक या दो पॉइंट पे लीगल अपडेट किया, लीगल जो भी न्यूज़ होगी उसके रिगार्ड में आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाती हूँ। जैसे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस RF नरिमन, उन्होंने दिया है रिसेंट। अभी उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि होप टाइम फॉर द फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ इंडिया वोंट बी वेरी फार ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं और वुमेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत कॉमन है वुमेन के रिस्पेक्ट में कि क्या डेवलपमेंट है, क्या स्टेटस है प्रेजेंट सिनेरियो में वुमेन का, तो अब बेसिकली आप अगर ये, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आप डाल देते हैं कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो बहुत बेहतर हो जाएगा आपका ऐसे कंपेरेटिवली उनके आंसर के रिस्पेक्ट में, जो वही पुरानी चीज़ें लिख रहे हैं कि सदियों से औरतों को मतलब ना टॉर्चर किया जा रहा है, ये है वो है, वो बहुत पुरानी स्टोरी हो चुकी है। अब आपको ना, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो लीगल बेसिस पे होते हैं, लीगल अपडेट हैं, बहुत जगह जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जो प्रेजेंट जस्टिस हैं या जो फॉर्मर जस्टिस रहे हैं, वो जो है लेक्चर देते हैं, तो उनके जो लेक्चर में जो जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस माथुर, वो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने फेयरवेल स्पीच में बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें बोली हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो अगर हम अपने आंसर में, भले वो ऐसे हो या फिर अगर आप कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मेंस का आंसर लिख रहे हैं, कोई फंडामेंटल राइट के बारे में आपने उस चीज़ को कोट कर दिया, तो दैट विल गिव यू योर आंसर एन एक्स्ट्रा एज। वो आपके आंसर को एक बेहतरीन फॉर्मेट दे देगा जो बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ लीगल न्यूज़ के रिगार्ड में अपडेट किया जाएगा। हो सकता है वो एक ही पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे एकदम ऐसा नहीं हो कि आपको थोक में दे दिया गया, पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया और अब आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या पढ़ना है। डेली बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, सो दैट आपका कुछ मिस ना हो। ऐसा ना हो कि आपका बल्क में मटेरियल इकट्ठा हो जाए और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी जो है आपको न्यूज़ दे दी जाएगी, आप उसको पढ़ो, उस पर सोचते रहो, उसको नोट डाउन कर लो और ये एनालाइज कर लो कि इस तरीके के पॉइंट को हम अपने आंसर में कहाँ फ्रेम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब सैटरडे संडे की बात है कि आपको जो है केस लॉस की बात कर लेते हैं। वो सैटरडे संडे को वीकली जो भी अपडेट हुआ होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो लीडिंग केसेस होंगे, सारे केसेस नहीं, जो लीडिंग होंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, जो भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही डिस्कस करेंगे, बट ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी हाई कोर्ट ने बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो हम यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट हाई कोर्ट के भी जजमेंट को पढ़ें, बट यहाँ पे मोस्टली जो हमारा मेन फोकस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट पे होगा। ओके,
अब यहाँ पे हम ये जो है डेमो है उसे देख लेते हैं। पहला जो आपका केस है वो है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस महेश। ठीक है, बेसिकली ये 2 जजेस बेंच था। यहाँ पे हम कौन से जस्टिस थे, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस कृष्ण मुरारी। यहाँ पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसको सेटिसाइड किया, और यहाँ पे ये कहा कोर्ट ने बेसिकली कि जब भी बेल का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जब भी कोर्ट उसको कंसिडर करता है तो चार्ज की जो सीरियसनेस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्टर है। आपको उसको देख के, चार्ज की सीरियसनेस को देख परख के ही जो है बेल एप्लीकेशन जो है कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है बहुत सीरियस चार्ज हो, रेप का, मर्डर का, ठीक है, बहुत सीरियस चार्ज हो तो आपको वहाँ पे चार्ज की सीरियसनेस देखना ही देखना है जब भी आप बेल एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका ये आंसर जो है 2 सेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हो सकता है कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में 211 के बारे में कुछ आपका मेंस में पूछ ले, या बेल नॉन बेलेबल के बारे में पूछ ले। ठीक है, बेल एप्लीकेशन के बारे में कंसिडर फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि बेल ग्रांट करते टाइम कोर्ट कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ये आपका 2021 का रीसेंट केस लॉ है। अगर आप मेंशन कर देते हैं विद द बेंच, कितने जजेस की बेंच थी, बेंच का नाम लिख देते हैं, तो आपका आंसर आप खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा केस है लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये रिलेटेड है परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन फॉर विमेन ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी में है, उसके रिगार्ड में ये डिवीजन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह थे। इन्होंने क्या कहा कि जो इवैल्यूएशन यानी कि जो भी क्राइटेरिया इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट करके रखा है, किस लिए, उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स बना रखे हैं, कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं जिसके बेसिस पे वो विमेन को, जो ऑफिसर्स हैं, उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट करते हैं। तो कोर्ट ने कहा वो जो आपका क्राइटेरिया है वो आर्बिट्ररी है और इरैशनल है। जिस भी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप परमानेंट कमीशन दे रहे हैं वो आर्बिट्ररी है और इरैशनल है। तो कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट किया है आर्मी को कि आप उस फैक्टर्स को दोबारा रिकंसिडर करें और बेटर, जो कि इक्वल और रैशनल हो, उस तरीके के प्रोविजंस ले आए। बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें 2 जजेस बेंच थी। ये हैं आपके ऑनरेबल जस्टिस UU ललित एंड KM जोसेफ। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो प्राइवेट व्हीकल हैं वो सेक्शन 43 NDPS एक्ट में जो पब्लिक प्लेस डिफाइन है उसके अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अफेयर्स के बेसिस पे हो सकता है, स्पेशली उत्तराखंड जैसे स्टेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है मिस निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये रिलेटेड है आपका हाई कोर्ट के जो पावर है, इनहेरेंट पावर, जो सेक्शन 482 CRPC और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी आर्टिकल 226 में या 482 CRPC में हाई कोर्ट कोई भी पिटीशन को डिसमिस या डिस्पोज ऑफ करती है तो वो इस तरीके के ऑर्डर्स नहीं पास करेगी जिसमें वो ये लिख दे कि आपको इनको अरेस्ट नहीं करना है या आपको कोई कोअर्सिव स्टेप्स नहीं लेना है। ठीक है, द हाई कोर्ट while dismissing disposing of the quashing petition under section 482 CRPC or under article 226 of Constitution of India shall not pass order of not to arrest and not to use coercive steps। इसमें जो जज थे DY चंद्रचूड़ जस्टिस थे और MR शाह जस्टिस थे एंड जस्टिस संजीव खन्ना। लास्ट केस है आपका, ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग इट हियर। केस का नाम है X and Y एंड कनेक्टेड पटिशंस। इस केस में पहले हम यहाँ पे जजमेंट समझ लेते हैं, फिर हम जो है यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है उसे समझते हैं। इस केस में केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स में, ठीक है, वो जो हैं, जो भी शरीयत एक्ट में दिए गए हैं वो मुस्लिम वुमेन को अवेलेबल हैं। सेक्शन 2 जो है शरीयत एक्ट का, वो कौन कौन से एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स के ग्राउंड देता है। तलाक़ तफ़वीज़ जो डेलीगेटेड तलाक है, जिसमें हस्बैंड जो है जो तलाक का जो राइट है वो डेलीगेट कर देता है अपनी वाइफ को। दूसरा है खुला। खुला में क्या होता है कि वाइफ जो है हस्बैंड को ऑफर देती है, यहाँ पे अगर उसे कंसिडरेशन देना पड़े तो वो भी देती है कि हस्बैंड उसे तलाक दे दे।
मुबारत बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट होता है, इसमें कोई भी पार्टी ऑफर दे सकती है, इसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 जो एक्स्ट्रा जुडिशियल ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के लिए, ये शरीयत एक्ट में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो एक पुराना केस था केसी मोइन का, जिसमें कहा गया था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स के जो ग्राउंड जो पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एक्ट में दिए गए हैं, विमेन उसमें उस ग्राउंड पे डिवोर्स क्लेम नहीं कर सकती है। तो वो जिस ग्राउंड पे डिवोर्स क्लेम कर सकती है, वो ग्राउंड जो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में दिए गए हैं, केवल उन्हीं ग्राउंड पे डिवोर्स क्लेम कर सकती है। वो ग्राउंड्स क्या क्या हैं? अगर आप एक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें एक क्रूअलिटी ग्राउंड है, हस्बैंड अगर इम्प्रिजनमेंट हो गया है, अनसाउंड माइंड का है, क्रूअलिटी करता है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, वाइफ को मेंटेन नहीं करता है। तो ये सारे जो ग्राउंड्स हैं जो मुस्लिम मैरिज रिजोल्यूशन एक्ट में दिए गए हैं, वाइफ केवल उसी ग्राउंड पे डिवोर्स क्लेम कर सकती है। ये बात कही गई थी केसी मोइन के केस में। प्लस वो जो शरीयत एक्ट यानी जो पर्सनल लॉ में जो ग्राउंड है, यानी कि डेलीगेटेड तलाक, मुबारत, खुला, उस पर डिवोर्स नहीं कर सकती है, मांग सकती है। तो इसी बात को ओवर रूल किया है केरल हाई कोर्ट ने एक्स एंड वाई एंड कनेक्टेड पिटीशन में, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स एज रिफर्ड इन सेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एक्ट आर thus available to a Muslim women. We therefore hold that the law declared in Casey Moin's case is not good in law. ओके, तो ये आपका एक डेमो बेसिस था। डेली बेसिस पे आपको जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो बता दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।